हेलो बच्चों। तो आज ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का वीडियो नंबर 2 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। तो फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी चार्जेस की बात कर ली थी। चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी। याद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। चार्ज बॉडीज क्या होती हैं वो भी बात कर ली थी, और बॉडीज को कैसे चार्ज करते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, ऑल द थ्री मेथड्स वी हैव सीन इन आवर लास्ट वीडियोस। नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देख लें। और आज हम आप देख ही रहे होंगे हेडिंग कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है? तो बच्चों ऑलरेडी हमने पुराने वाले वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में, अगर दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है। दो चार्जेस हैं, इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला था बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर सेम चार्ज होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, और अपोजिट चार्जेस होते हैं लाइक एक प्लस और एक माइनस, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। ये मैं लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी देखा था, राइट? क्या बात ठीक है? अब बच्चों फोर्स तो होता है, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है ये कूलम साहब ने हमें बताई थी। कूलम कौन है? साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि इन चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मतलब फोर्स कितना होता है, राइट? तो मैं कहता हूं ये दो चार्जेस हैं बच्चों, एक ये Q1 और ये Q2। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये कहा जो फोर्स लगेगा इनके बीच में, या तो वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब जितना ज्यादा चार्जेस होंगे उतना ज्यादा इनके ऊपर फोर्स होगा, राइट? ओके फाइन। अगर मैं कहता हूं चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज r, और वी कैन से दैट द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज r, so this force is inversely proportional to the square of the distance between the two charges। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल्स किए, थोड़ी कैलकुलेशंस की, और ये कैलकुलेशन करके दिए उन्होंने, और बोला कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 upon r square, or you can say inversely proportional to the square of the distance between the charges। इसको हम अगर कंबाइनली लिखते हैं तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और एक कांस्टेंट आएगा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये कूलम्स लॉ में कूलम साहब ने हमें दो चार्जेस के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया था। मैं बार बार मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डायरेक्शन भी होता है। तो अभी हम बस के फोर्स की बात कर रहे हैं। तो जो फोर्स का बच्चा मैग्नीट्यूड है वो कितना है? k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर Q1 and Q2 are two charges and r is the distance between the two charges। and तब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया k, कांस्टेंट आया k, और इस k को नाम क्या दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इस फोर्स k का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसको कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब बच्चा ये कांस्टेंट है कि इस पे हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर सर ये कुछ देखा देखा लग रहा है, क्या लग रहा है? देखा देखा लग रहा है। कैसा लग रहा है? याद करो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ रखा है, अगर दो मासेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता था बच्चों? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या ये मिलता जुलता है? हाँ सर, ऐसा लग रहा है कि कूलम साहब ने न्यूटन साहब की कॉपी कर दी। ऐसा नहीं है बच्चों, ये उन्होंने लॉ दिया था, ये न्यूटन साहब ने लॉ दिया था। उन्होंने क्या कहा था? फोर्स बिटवीन द टू मासेस इक्वल्स टू द G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर जो G था वो क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें थोड़ा सा
इससे फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, प्लस इसमें और इसमें कांस्टेंट का थोड़े से हम चर्चा करेंगे, है ना। उससे डिस्कशन, इसके पे लंबा डिस्कशन है हमारा। तो यहाँ पे जी क्या होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये यहाँ पर के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब बच्चा जो इस के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये कैसा कांस्टेंट है? हाँ बच्चों, ये ऐसी कांस्टेंट है, इस जो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम या एयर। हम वैक्यूम और एयर को एक ही ट्रीट करते हैं। सर ये वैक्यूम, एयर, ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चों ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। फिर से ये के क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे करती है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट किसका है? ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वैक्यूम या एयर। हम किसकी बात कर सकते हैं? वैक्यूम और एयर। क्या बात समझ में आई बच्चा? मतलब ये जो परमिटिविटी होती है मीडियम की, ये हर मीडियम की अलग अलग होती है। तो अगर बच्चों ये हर मीडियम की अलग अलग होगी, तो के की वैल्यू हर मीडियम के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। ये जो के की वैल्यू लिखी हुई है, ये एयर के लिए लिखी हुई है। किसके लिए लिखी हुई है? एयर के लिए। क्योंकि हम 90 to 99% काम कहाँ करते हैं? जनरली एयर में ही काम करते हैं। बट अगर मैं मीडियम बदल दूं तो इस के की वैल्यू बदल जाती है। थोड़ा सा समराइज करते हैं फिर हम इस के पे बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तो फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? वो होता है K into Q1 Q2 upon R square, where K is an electro constant whose value depends on medium। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? इसका एक फॉर्मूला दिया गया। सोचो एक कांस्टेंट का भी फॉर्मूला है, तो अगर वो फॉर्मूला है तो कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए। तो यहां देखो, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था बच्चों, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती थी थ्रू आउट द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी बच्चों? कांस्टेंट। याद करो कितनी होती थी? 6.67 into 10 to the power -11। और यूनिट लिखना चाहे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ आता भी है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इनमें देखो सिमिलरिटी इतनी है कि ये फॉर्मूले दोनों एक जैसे दिखते हैं, है ना। आओ अपन को तो ये पढ़ना है, इस पे चर्चा करते हैं। तो जो इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, उसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या होती थी बच्चों? कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या बात ठीक है? अच्छा, यहां पर फोर्स में जो के है, ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब इस के की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एयर के लिए है तो हमने क्या लिख रखा? स्टैंडर्ड एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू फिक्स है, जो भी हम देखेंगे। बट अगर मैं बोलूं कि किसी एम मीडियम की बात करता हूं, किसी एम मीडियम की बात करता हूं, के को ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम। 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लेकिन जब हम एयर में बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हम 99% काम एयर में करते हैं जनरली, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल के रखा हुई है ना। अभी मैं आपको देता हूं। क्या बात समझ में आई? सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज K, which is equals to 1/4 by epsilon naught. It is basically depends on medium। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये जो चार्ज सिस्टम है, प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज रखा हुआ है, जिसकी दूरी Q1 और Q2, ये प्लस प्लस भी हो सकते हैं, है ना। वो रिपल्सिव हो जाएगा, ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है? Q1 Q2 upon R square into K। अगर ये एयर में है तो फोर्स की वैल्यू कुछ और आएगी। और मैं कहता हूं अगर मैं इसी सिस्टम को चार्जेस चेंज ना करूं,
इनके बीच का रेडियस डिस्टेंस चेंज ना करूं और इसको अगर किसी दूसरे मीडियम लेट अस से वाटर में डाल दूं, इनके बीच का जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। वहीं अगर मैं कहूं मैं दो मासेस लूं और इनका मीडियम चेंज कर दूं तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट होती है, वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। क्या बात समझ में आई? यस और नो? क्लियरिटी है? तो बेसिकली के को कैसे लिख सकते हैं? 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सर ये परमिटिविटी क्या है? बेसिकली बच्चा एक मीडियम का रेजिस्टेंस है, मीडियम का रेजिस्टेंस है। आप खुद देखो, जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी, परमिटिविटी ऐसा लग रहा ना कि परमिट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा उल्टे ही है। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी के उतना कम होगा, और के जितना कम होगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही कम होगा। क्या बात समझ में आई? जितनी ज्यादा बच्चा परमिटिविटी होगी उतना कम के होगा और उतना कम फोर्स हो जाएगा। फिर मैं आपसे बोलूं, जितनी कम परमिटिविटी होगी उतने के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। परमिटिविटी बढ़ेगी तो के घटेगा, परमिटिविटी घटेगी तो के बढ़ेगा, उसके हिसाब से हमारा फोर्स होगा। तो बेसिकली अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो के कम है तो फोर्स भी कम है, परमिटिविटी कम है तो के ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बच्चों, वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। क्या बात समझ में आई? इतना नोट कर लो। और वेयर एज ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूज की। क्लियरिटी है? डन है? आओ थोड़ा इसकी हम डिटेल चर्चा करते हैं। पहले ये नोट कर लो, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। डन है? बोलो हाँ, ओके। आओ इस पे और थोड़ी सी बात करते हैं। अब बच्चा ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो F इज इक्वल्स टू के। अब सपोज ये एक प्लस है तो ये हो जाएगा Q1, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस Q2। अरे यस और नो? डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो फोर्स आएगा बच्चा वो नेगेटिव आएगा। अगर मैं चार्जेस को विथ साइन लू यहाँ पे, मैं अगर चार्जेस को विथ साइन लू यहाँ पे, तो ये फोर्स क्या आएगा? इस पे नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टिव। हमें ज्यादा साइन की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरस्टूड है कि दो अपोजिट होंगे तो अट्रैक्टिव। सिमिलरली अगर दोनों चार्जेस क्या हो जाए? पॉजिटिव, तो बच्चा Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। अगर हम जब चार्जेस के साइन लेते हैं तो जब फोर्स नेगेटिव आता है इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, और जब प्लस आता है तो उनके बीच में नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए मतलब रिपल्सिव है। दोनों नेगेटिव हो जाए बच्चों, क्या हो जाए? दोनों नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव। क्या साइन क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर माइनस आना है। माइनस का मीन क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स, और दोनों प्लस आए तो मतलब रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है? यस और नो? डन है? तो आइए अब हम के पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर बोर्ड बहुत वाइट हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा है, देखिएगा, देखो अभी। सर पेन से क्यों नहीं लिखते हो बच्चों? पेन से मजा नहीं आता, पता नहीं मुझे क्यों लिखने में। हाँ बोलोगे तो पेन से लिखने लगेंगे। आइए, तो क्या हुआ है? अभी हमने क्या समझाया? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F होता है K, Q1 Q2 upon R square, where Q1 Q2 are the charges and R is the distance between the two charges। ठीक, अब जो K की वैल्यू होती है बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन m क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बात समझ में आई? यस और नो?
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इस K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। परमिटिविटी ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, मतलब K की वैल्यू कम तो फोर्स कम। अब मैं बात करूं अगर एयर की, मैं बात करूं एयर की, तो एयर के लिए हम लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, जैसे कि फ्री स्पेस में हम किसको बोलते हैं? वैक्यूम, वैक्यूम और एयर। अब बच्चों इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड है किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। और जो एप्सिलॉन नॉट के बच्चा वैल्यू है, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये किसकी वैल्यू है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो इसकी यूनिट भी होती है, क्या होती है? इसकी यूनिट भी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? एप्सिलॉन नॉट की। क्या बात समझ में आई? यस और नो? क्लियरिटी है? बोलो। तो बच्चों जब हम इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? K इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है? So when you calculate this value, you will get 9 into 10⁻⁹. 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? तो बच्चों जिस K की वैल्यू जो कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है किसमें? एयर में। तो एयर में परमिटिविटी क्या है? बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द मीडियम फॉर इलेक्ट्रो। जनरल समझने के लिए बोल रहा हूँ। एक मीडियम में हमने एयर में रखा, कुछ और फोर्स आया, हमने वाटर में रखा तो कुछ फोर्स आया। तो बेसिकली जब इसको दूसरे मीडियम में डालते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम नहीं होता, वो उतना ही रहता है। बट उस मीडियम में होते हैं चार्जेस। वाटर में भी तो चार्जेस होते हैं। तो उसमें जब हम इन चार्जेस को रखते हैं तो उसमें एक अपोजिट फोर्स क्रिएट हो जाता है इन चार्जेस और मीडियम में, जिसकी वजह से नेट फोर्स कम हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जनरली मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस आ गया, है ना? परमिटिविटी को नाम सुन के ऐसा लग रहा है परमिट करना, बट बेसिकली क्या? एक रेजिस्टेंस आ गया, जिसकी वजह से ये वैल्यू K की क्या हो जाती है? कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, डिपेंड ऑन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इसमें जनरल से बोलो परमिटिविटी क्या? एक रेजिस्टेंस है। तो परमिटिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो K की वैल्यू कम। नहीं आया? और फिर मैं बोलूं अगर परमिटिविटी मीडियम की कम तो K की वैल्यू ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। अगर मैं जनरली इसकी वैल्यू एयर में कैलकुलेटेड है तो एयर में बात करूं तो मैं लिखूंगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एयर, जनरली है फ्री स्पेस। तो उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट की बात करें तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये यूनिट होती है। ये कांस्टेंट यूनिटलेस नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू है। तो K क्या हो गया यहाँ से? 1/4 into 8.85 into 10⁻⁻12. So when we collectively solve this, we know the value of pi. We get 9 into 10⁻⁹ Newton meter square per coulomb square. नोट करिए फटाफट। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ साइड में सारी वैल्यूज लिख लेते हैं बच्चों। हाँ सर। तो बच्चों जब हम एयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एयर की बात करते हैं। तो एयर में K की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो जनरली जब मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो फोर्स इज इक्वल्स टू, ये दिख रहा है आपको, Q1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों?
ये फोर्स की वैल्यू होगी। और जब मैं एयर में बात करूंगा, मैं किस में बात करूंगा, एयर में, तो F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। This is the value of electrostatic force. This is the value of electrostatic force in air. क्या बात समझ में? 1/4 by epsilon naught, which is basically a K in what? क्यों K बेसिकली होता क्या? 1/4 पाई epsilon मीडियम। तो लेकिन K जब मैं किस में लिखूं? एयर में, तो मैं क्या लिख दूंगा? 1/4 पाई epsilon naught। और हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट ही कर ली है। K is equals to 1/4 पाई epsilon naught। epsilon naught की वैल्यू हमने अभी लिखी 8.85 into 10 to the power minus 12। when you substitute in this, तो हमें क्या मिलेगा? 9 into 10 to the power 9। और यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यों? यहां से इसकी यूनिट भी बना लो। ये न्यूटन होगा, आर इधर चला जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, आर को रखेंगे हम मीटर में, और Q1 Q2 किस में होंगे? कूलम में, तो कूलम स्क्वायर हो गया। क्या बात समझ में आई? यस और नो? ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, क्लियरिटी है? बोले अच्छा। अभी हम इसमें बहुत और के पे भी हम और आएंगे कि एक दूसरे मीडियम में जाएंगे तो के कितना हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी आएगा, अभी नहीं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर हम उसके वेक्टर फॉर्म में चलेंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं बोल रहा हूँ दो चार्जेस हैं, Q1 Q2। ये कितना है? 2 माइक्रोकूलम प्लस का, और ये 3 माइक्रोकूलम प्लस का। and ये आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो चार्जेस हैं Q1 Q2। Q1 कितना दिया है? +2 माइक्रोकूलम, और Q2 दिया है +3 माइक्रोकूलम। और ये कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? 1 मीटर से। क्या बात ठीक है? अच्छा, तो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो बच्चा हमें पता है, सॉल्यूशन करते हैं। फोर्स कितना होता है? के को मैं वैसे लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम बोला नहीं है तो एयर ही हमेशा चलेगा, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियरिटी है? अब क्या करना है? वैल्यू रखनी है। तो ये तो बच्चा पूरा कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 into 10 to the power 9। एक और बात यहाँ से नोटिस करी, ये देखो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। ग्रेविटेशनल की कितनी होती है? 6.67 into 10 to the power -11, और ये प्लस का 9 है, वो -11। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो बहुत ही वीक फोर्स होता है। और देखो इसके कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 9 into 10 to the power 9। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, करोड़ों टाइम स्ट्रॉन्ग है। उससे 10 to the power -11 है, ये 10 to the power 9 है। क्या बात समझ आई? ठीक, तो देखते हैं 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 to the power -6। ये लिख लेना, कई बच्चों को पता नहीं होता है। माइक्रो की वैल्यू 10 to the power -6, मिली की वैल्यू 10 to the power -3। तो देख लेना माइक्रोकूलम दिया हुआ है कि मिली कूलम दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? माइक्रोकूलम। तो 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाई बाय 2 into 10 to the power -6 मल्टीप्लाई बाय 3 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक, लो खत्म। अब 10 to the power -6, 10 to the power -6, 10 to the power -12 हो गया, नहीं आया। अरे 10 to the power -6, 10 to the power -6 तो कितना होगा? 10 to the power -12। तो बच्चा देखो ये 9 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 10 to the power -6 का क्या बचेगा? 10 to the power -3। समझ आया? पावर साइड हो जाती है ना, इतना तो आता है क्लास 12th में। तो 10 to the power -6, 10 to the power -6, तो 10 to the power -12 हो गया, और ये 9 है, तो 12 प्लस -12 प्लस 9 -3, कहानी खत्म। तो ये हो गया 9 into 2 into 3 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कुछ बनी है। ठीक,
तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 टू जा 3 टू जा 6 है ना, और 9 6 जा बोलो 54 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। 54 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। और आप ये भी लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिख लो, विच इज इक्वल्स टू 0.054 न्यूटन। 0.054 न्यूटन। आसान सा क्वेश्चन था, वैल्यू बेस्ड था, है ना। नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। K होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बच्चा मीडियम पे डिपेंड करती है, और एयर में उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? नोट करें। डन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी हम पूरी मीडियम, इसमें हम एयर की बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम्स की रिलेटिव परमिटिविटी या दूसरे मीडियम की परमिटिविटी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम इसका वेक्टर फॉर्म सीखते हैं बच्चा। क्या सीखेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ, मैं लिख लेता हूं, कूलम्स फोर्स। ये किसका वेक्टर फॉर्म? कूलम्स फोर्स का वेक्टर फॉर्म। तो जनरली दो चार्जेस हैं, Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या बात ठीक है? मैं बार बार K को नहीं लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमेशा एयर में चलेगी। वेक्टर फॉर्म क्या है? ध्यान से सोचो, देखो, मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब मैं सुना होगा वेक्टर में पोजीशन वेक्टर्स, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है R1, ये इसका पोजीशन वेक्टर है R2। मैं कहता हूं ये 2 डायमेंशनल है, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये तो होगा, है ना। अब ये डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा R2 माइनस R1। ये डिस्टेंस क्या होगा? R2 पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1। मैं कहता हूं यहाँ एक चार्ज रखा है Q1 और यहाँ एक चार्ज रखा है Q2, है ना। तो इसका जो R वेक्टर आएगा, तो क्या आएगा? R वेक्टर। ये R वेक्टर तो इन दोनों के बीच का क्या है? डिस्टेंस। तो ये R वेक्टर क्या होगा बच्चा? ये R वेक्टर ही तो होगा पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और जब मैं R2 माइनस R1 करूंगा तो मुझे इनके बीच का क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस विथ वेक्टर्स, विथ वेक्टर्स। तो बेसिकली अगर मैं जनरली लिख दूं इसको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 into R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। इसका क्या होगा? वेक्टर फॉर्म। ध्यान दो क्या लिखा है? K Q1 into Q2, K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 into Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R। यार वेक्टर R क्या है? यार वेक्टर R क्या है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। क्या बात समझ में? मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो आर यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? डायरेक्शन भी। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम लिख देंगे आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो आर से आर क्यूब से कटेगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब। अब जिस डायरेक्शन में वेक्टर आर होगा, जिस डायरेक्शन में वेक्टर आर होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स होगा।
उसी डायरेक्शन में क्या होगा बच्चा, फोर्स होगा। क्या बस समझ में आई? यस और नो? तो अगर हमारा ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर। अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस आर वेक्टर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर। तो ध्यान से देखो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्यों? अगर मैं ये डायरेक्शन वेक्टर आकर लिखता हूं तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, मैं कहता हूं ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। और ये डायरेक्शन मैंने क्या मान रखी है, पॉजिटिव। ये डायरेक्शन मैंने क्या मान रखी है, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, k q1 q2 r डिवाइडेड बाय r क्यूब, तो बचेगा r स्क्वायर। और डायरेक्शन किस तरफ होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा। 2 पे फोर्स कहां लगेगा बच्चा, इस तरफ लगेगा, है ना। इस पे फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा, है ना, किस पे, 2 पे। तो वही डायरेक्शन तो हमने आर वेक्टर कर लिया है, पॉजिटिव, है ना। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पॉजिटिव हो गया। लेकिन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कहां होगा, इस तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो जब इस तरफ आर वेक्टर पॉजिटिव है तो इस तरफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, ये वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, वेयर आर इज द व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन देम प्लस विद द डायरेक्शन, कि किस तरफ फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो अगर ये आर वेक्टर हमने इस तरफ पॉजिटिव लिया है, तो 2 और 1 विद फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कहां होगा, आर वेक्टर की डायरेक्शन में। तो 1 पे फोर्स कहां होगा, 2 की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेक्टर तो प्लस माइनस होते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। समझ में आया? तो जब हम 2 पे 1 पे लिखेंगे तो यहाँ प्लस लिख देंगे आर, और 1 पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 तो यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या बात ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ये समझ में आया? इस आर वेक्टर की आप वैल्यू भी लिख सकते हो। अगर मैं कहता हूं सिर्फ ये दोनों कोऑर्डिनेट x और x है, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, सिर्फ x और x है, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। और अगर ये y भी है तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में जनरली जो आपको पता है। बाकी हमें ऐसा करना है वेक्टर फॉर्म। क्लियरिटी है? ऐसे लिख लो, ये वेक्टर फॉर्म कहलाता है किसका, कूलम्स लॉ का। क्लियरिटी है? बोलो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। डन है? आगे बढ़े, चलिए। नोट कर लिया करो पॉज करके ना। सर आप तो जल्दी जल्दी मिटा देते हो। अरे जल्दी नहीं मिटाता हूँ, आपके पास आप वीडियो देख रहे हो तो आप पॉज कर सकते हो और आराम से लिख सकते हो, है ना। तो अब हमारा कूलम्स लॉ क्लियर हो चुका है। कूलम्स लॉ कहता है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल्स टू k टाइम्स q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, डन है बात? बोले आगे बढ़े। तो हम दूसरे मीडियम में जाएंगे तो इसको भी देखेंगे। एक नई टर्म आएगी वहां पर, रिलेटिव परमिटिविटी, वो हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं और ध्यान से सुनिएगा। दो चार्जेस हैं प्लस ये, एक है Q1 और एक है Q2, है ना। एक है Q1 और एक है Q2। ठीक, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। मैं कहता हूं Q ले लो। एक Q है और दूसरा 2Q है। दो चार्जेस हैं, दोनों प्लस हैं। एक Q है और दूसरा 2Q। उनसे पूछा कि एक थर्ड चार्ज इनके बीच में कहां रखा जाए। एक थर्ड चार्ज इनके बीच में कहां रखा जाए कि उसमें नेट फोर्स क्या हो, 0। मैं कहता हूं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। कितना बच्चा, 1 मीटर। क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। टू चार्जेस प्लस Q
and plus 2q are separated by a distance 1 meter. Where should a third charge is placed between them, a line joining between them? Third charge, मैं कहता हूँ third charge कोई भी ले लो q1, any third charge is placed between them so that the net force on this charge is 0. इस पे जो नेट फोर्स हो वो कितना हो जाए? 0 हो जाए. इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए. तो ये भाई साहब इस पे कहाँ फोर्स लगाएंगे? यहाँ. और ये कहाँ लगाएंगे? बोलो. रिपल्सिव. यहाँ. क्या बात समझ में आई? तो नेट 0 हो सकता है ना? हाँ सर, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है. अगर यहाँ वाला फोर्स और यहाँ वाला फोर्स क्या हो जाए बच्चों? बराबर हो जाए. यहाँ वाला फोर्स और यहाँ वाला फोर्स बच्चों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उसमें नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आ जाएगा. तो मैंने कह दिया कि काम करो, इस पर नेट फोर्स 0 होगा, इससे कहीं x डिस्टेंस पे, इससे कहीं x डिस्टेंस पे इसको रख दो, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा. तो इसकी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स. बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? मैंने बोला इसको कहीं x डिस्टेंस पर रख लेते हैं, इस वाले से, है ना? q वाले से इसको x डिस्टेंस पर रख लेते हैं, तो 2q वाले से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स. पूरा डिस्टेंस 1 है. क्लियर है? अब इस पर नेट फोर्स कितना होना है? 0. नेट फोर्स कितना होना है इस पे? 0. इसका मतलब है फोर्स ऑन दिस, मतलब वेक्टर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू q प्लस वेक्टर ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2q. ऐसे लिख सकता हूं. इसको नंबर भी डालने, इसको भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू q प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2q इज इक्वल्स टू 0. इतनी रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है. दोनों फोर्स को बराबर कर दो, बस काम खत्म. आओ सीधा सीधा सिंपल समझते हैं, सिंपल फॉर्म में समझना है. ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाए? बराबर. ये फोर्स इसकी वजह से कहां लगेगा? यहाँ. और इसकी वजह से कहां लगेगा? यहाँ. ये दोनों क्या हो जाए? बराबर. इसकी वजह से होगा अगर पॉजिटिव, तो इसकी वजह से नेगेटिव, तो सम कितना हो गया? 0. सीधा सीधा लिख देते हैं. इसकी वजह से लिखो तो k q1 अपॉन एक्स स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? x. k q इंटू q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाए? इसके बराबर. इसमें जो फोर्स लग रहा है कितना? k q 2q अपॉन x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो x की वैल्यू यहां से निकाल आएगी. k से देखो, इसकी वजह से फोर्स लिख दिया k q1 q अपॉन एक्स स्क्वायर. ये अपना q1 मान लिया थर्ड चार्ज हमने, क्योंकि थर्ड चार्ज कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं ली. कुछ भी मान लो आप. दो चार्ज हैं q और 2q, उनके बीच में एक चार्ज रखो q1, तो उसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0. ये पूछा कहां रखेंगे, मैं बोला यहां से x पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स. तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर. तो नेट कितना हो जाएगा? 0. तो k से k कैंसिल, q से q मतलब q1 से q1 कैंसिल, इस q से ये q कैंसिल. क्या बात ठीक है? तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. क्या बात ठीक है? तो ये बन गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. डन है? a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ये तो सबको आता होगा. तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो माइनस 2x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. क्या बात ठीक है? इक्वेशन आ गई. इक्वेशन तो मैं सॉल्व करनी आती है सर. तो ये उधर जाएगा तो माइनस का ही, प्लस का ही माइनस का, तो इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर. उधर जाएगा ये x, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर. क्या बात ठीक है? ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन आ गया मेरे पास. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर है? बोलो बोलो. क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बोलो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको सॉल्व कराऊं? कर लोगे?
इतना काम करना है, मैंने पहले ही बोल रखा है वीडियो में, सॉल्व हम आपसे करवाएंगे, सॉल्व हम आपसे ही करवाएंगे। तो देखो मैं इसको, इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर देता हूं, बट आगे आप ही सॉल्व करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो आप इसको क्या करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो। क्या कर लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना हो तो हमारे पास एक और फॉर्मूला याद करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या होता है, a, मतलब यहाँ 1 है। b का कोएफिशिएंट क्या होता है, x का 2, तो b यहाँ पर क्या है 2 और c क्या है -1। तो इसमें रख के कर सकते हैं, दो वैल्यू निकलेगी, सुटेबल वैल्यू प्लस वाली हम ले लेंगे। नहीं आया बोलो, ये आपको सॉल्व करना, मैं नहीं करूंगा। हमने आपको कंसेप्ट बताया, दोनों फोर्स को क्या कर लेंगे, बराबर। तो जब दोनों फोर्स को बराबर कर लेंगे तो इस चार्ज के कारण फोर्स और इस चार्ज के कारण फोर्स हमने लिख दिया, जो k q1 q2 by r स्क्वायर होता है। यहाँ का डिस्टेंस x है, यहाँ का 1 माइनस x है, तो ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जो भी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, आंसर हो जाएगा डिस्टेंस x, जो भी वैल्यू आई फ्रॉम चार्ज q, और 2q से कितना हो जाएगा 1 माइनस x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लोगे। कॉपी पेन लेके बैठा करो, पॉज करो, इक्वेशन सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो। क्या बात ठीक है, बोलो, नोट कर लो इक्वेशन। डन है, हाँ सर, चलो। आ रहा है समझ, हाँ सर आ तो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहता हूं एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है, उसकी वर्टाइसिस पे चार्जेस रखे हैं q, q, q और q, सब प्लस के, सब प्लस के। मैं कह रहा हूं बच्चों, इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स बताइए। सब q है, नाम डाल लो, वर्टाइसिस 1 2 3 4, 4 charges q, 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 q are placed at a vertices of a square of side A. Find the net force on the charge placed at vertices number 3. ठीक, आओ मिलके करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लग जाएगा अपना थोड़ा सा वेक्टर। क्या लग जाएगा, वेक्टर। देखिए ये इस पे फोर्स लगाएगा कहाँ, यहाँ, सही बात है। ये भी इस पे फोर्स लगाएगा कहाँ, यहाँ। फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ये हमेशा याद रखना, फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। दो चार्जेस के सेंटर से जो लाइन जॉइनिंग होती है, स्ट्रेट लाइन, उसके अलोंग फोर्स लगता है। मैं कहता हूं अगर एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पर है Q2, तो इनके बीच में लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, तो फोर्स इसके अलोंग लगेगा। तो ये इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, सीधे यहाँ पे, आगे ना। और ये इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, सीधे यहाँ पे, आया कि नहीं। और इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90। और इन दोनों फोर्स की पहले वैल्यू लिख लो। एक बात बताओ, ये भी A है, ये भी A है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, तो इन दोनों, इन सब के वजह, मतलब इनके कारण जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा। क्यों, फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, F K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। यहां वैल्यू रख लो इस R की, कितना, A स्क्वायर। क्लियरिटी है। F इज इक्वल्स टू K Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। तो Q इंटू Q क्या हो गया, Q स्क्वायर और A स्क्वायर। इसकी वजह से भी तो सेम लगेगा, डिस्टेंस तो A ही है, चार्ज Q Q है, तो इसकी वजह से भी सेम ही होगा ना। तो दोनों की वजह से लगेगा कितना, F। हमने कितना मान लिया, F। तो ये भी F और ये भी F, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है,
90 डिग्री। तो आपको कुछ याद करो, आपको वेक्टर सम याद होगा। हाँ सर याद सा तो है लेकिन आ नहीं रहा है। तो दो फोर्स, दो चीजों के बीच में वेक्टर सम क्या होता है, हम देखो एफ नेट लिखते हैं, कितना हो अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर टू f1 f2 cos थीटा, टू f1 f2 cos थीटा। अभी f कुछ भी हो, ये तो क्या है वेक्टर सम लिखा है दो का, दो क्वांटिटी का वेक्टर सम लिखा है a और b, जिनके बीच में एंगल कितना है थीटा। तो ये बच्चों f नेट है, तो यहाँ हमने f है, बात समझ में आई। ये वेलोसिटी भी होता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं दो a और b उनको ऐसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कौन है फोर्स, जो कि कितना f और f, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो उनका f नेट कितना आया अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। एक बार बता रहा हूं, फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं है। दो चीजें हैं f और f, मतलब सेम क्वांटिटीज है और उनके बीच में एंगल है कितना 90, तो उनमें लगने वाला फोर्स कितना होगा बताओ, बताओ f रूट 2। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना वो कितना बना f रूट 2। f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 2 f स्क्वायर, तो f स्क्वायर आ जाएगा बाहर, रूट 2 बचेगा, तो f रूट 2। क्लियरिटी है, बोलो f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है सर k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, q इंटू q स्क्वायर इंटू k डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम a स्क्वायर, और ये भी सेम है तो इसलिए मैंने ff मान लिया था। तो जो इन दोनों की वजह से जो फोर्स है वो कितना हो गया k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 2। और ये कहां लगेगा, जब दो फोर्स सेम हो, मतलब जब दो वेक्टर सेम हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और 90 डिग्री पे वो लग रहा हो, तो फोर्स कहां लगता है 45 पे। कहां लगता है 45 पे। अब देखो बच्चों, ये इन दोनों की वजह से तो हमने फोर्स जोड़ दिया, अब ये भी तो लगाएंगे इस पे फोर्स, कौन ये, और ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होता है 45, तो ये क्या है अलोंग द लाइन, और ये डिस्टेंस कितना है a रूट 2, डायगोनल है स्क्वायर का, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है a रूट 2। तो ये फोर्स और ये फोर्स अलोंग द लाइन आ गए, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आया 45 पे। अरे यस और नो, तो ये भी कितना है 45, डायगोनल है स्क्वायर का, तो इसकी वजह से भी इसी लाइन पे लगेगा। तो नेट कितना हो गया देखो, टोटल नेट कितना हो गया कि q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 2। समझ में आया, ये तो इन दोनों की वजह से, ये भी लगाएगा लॉन्ग का लाइन, इसका कितना होगा प्लस k q स्क्वायर अपॉन a रूट 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। थोड़ा इसको सजाना है तो सजा के ले लो, k स्क्वायर क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, a स्क्वायर भी क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k q स्क्वायर कॉमन आ गया अपॉन a स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, a रूट 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा कॉमन आ गया बाहर, और रूट 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 हो गया। तो ये आपका नेट फोर्स जो इन थर्ड वाले चार्ज पे लगेगा, और यही फोर्स सब पे ही लगेगा। सोच कर देखो, अगर ये इस पे निकालते तो इन दोनों की वजह से यहाँ आता, इसकी वजह से यहाँ आता, क्योंकि चार्जेस सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो मैं समझ आया, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनकी वजह से यहाँ, इनकी वजह से यहाँ, तो नेट आया 45 पे, नेट आया हमने जोड़ दिया, वेक्टर सम आपको आता ही होगा। फिर इनकी वजह से यहाँ लगा, इनका जो डिस्टेंस है वो a रूट 2 है, और जो अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस ही है, अलोंग द लाइन ही है फोर्स, ये दोनों सेम ही लाइन पे है दोनों फोर्स, तो डायरेक्ट जुड़ गए। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना हो गया 0, तो जब ये 0 हो गया तो ये बन गया f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर से रूट कट गया, सीधा बन गया f1 प्लस f2। तो ये हमने डायरेक्टली इसमें जोड़ दिया, इसकी वजह से फोर्स कितना होगा ये वाला, वही तो लिखा है k q स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है a रूट 2 का होल स्क्वायर। समझ आया, बोलो। और इसी पे इन दोनों की वजह से कितना आया था ये k q स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर रूट टू। मैं अलग अलग भी लिख दिया था, इसमें मिक्स कर दिया। ये किन की वजह से आया? इन दोनों की वजह से नेट। और ये किसकी वजह से? इसकी वजह से। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये फोर्स आ गया। आसान है, बोले डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये फोर्स बदल लो तो कोई दिक्कत है? चार्जेस बदल लो सर, क्या है, फोर्स अलग अलग आएगा, निकाल लेंगे। माइनस प्लस कर लो, जब माइनस प्लस कर लेंगे, अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा माइनस प्लस करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन देखो, वही स्क्वायर है, ठीक, यहां प्लस क्यूब, यहां प्लस क्यूब, यहां माइनस क्यूब और यहां प्लस क्यूब। इस पे निकालना है साइड ए, आया कि नहीं? इस पे निकालना है साइड माइनस है। आपको समझ आया? आंसर वही आएगा, आप देख लो। इसकी वजह से कहां लगेगा? इधर। नहीं आया। इसकी वजह से कहां लगेगा? इधर। अट्रैक्टिव लगेगा ना। इसकी वजह से कहां लगेगा? इधर। इसकी वजह से कहां लगेगा? इधर। तो नेट कहां आएगा? इन दोनों का। इधर। किन दोनों का? इन दोनों का। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। इस पे निकालना है ना, थर्ड वाले पे। तो इसकी वजह से ऊपर अट्रैक्टिव, इसकी वजह से इधर अट्रैक्टिव। सेम ही है, वैल्यू सेम ही है। ये भी क्यू, ये भी क्यू, डिस्टेंस है। ये भी क्यू, ये भी क्यू, डिस्टेंस है। आया? आसान है। कितना है फोर्स? वही का वही तो है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आया? प्लस और रूट टू। समझ में आया? ये एफ, ये एफ, एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90। तो रूट टू, एफ रूट टू। नेट कितना है? एफ रूट टू। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू। और ये डायगोनल का डिस्टेंस कितना है? इसकी वजह से भी तो अट्रैक्टिव ही होगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। ये वही तो हो गया आंसर। बस आया कहां? पहले यहां लग रहा था, अब अंदर लग रहा है। क्लियरिटी है? बोलो हाँ सर क्लियर है। ये वेक्टर का खेल है। फोर्स की वैल्यू किसने दी है हमें? कूलम्स लॉ ने। फोर्स की वैल्यू बच्चों किसने दी है हमें? कूलम्स लॉ ने। बस उस फोर्स की वैल्यू लिख के किसी एक चार्ज पे हम नेट फोर्स जोड़ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और 11th क्लास में हम फोर्स को तो हमने बहुत जोड़े हैं सर वेक्टर के, नोट कर लिया? ठीक, ये बस ये अंदर की तरफ आया, तब बाहर की तरफ था। क्लियर है? अब क्या है, कितने भी लेमिना बना लो, मैं कहता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ एक चार्ज रखा है क्यू, एक चार्ज रखा है यहाँ क्यू, एक चार्ज रखा है यहाँ क्यू, और एक चार्ज इसके सेंटर पर रख दिया है क्यू। सब प्लस है। इक्विलेटरल है तो साइड सबकी सेम है, ए। तो आपको इस पे नेट फोर्स निकालना है सेंटर वाले पे। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस पे निकालना है। अब आप देखो बच्चा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब क्या है? बराबर है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब क्या है? बराबर है। तो हमें अलग ही दिख रहा है। जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 0। ये भी उतने ही से खींचेगा, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। और ये डिस्टेंस कितना होता है? सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? बोलो जल्दी। a अपॉन रूट 3, याद रखना। a बाय रूट 3। सेंट्रॉइड से वर्टाइसिस के इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिस्टेंस कितना होता है? a अपॉन रूट 3। समझ में आया? बोलो। तो ये डिस्टेंस भी सब क्या है? सेम है। ये अगर कभी ना निकाल पाओ तो ऐसे निकाल लेना, ध्यान से सुनना। ये कितना है? a बाई 2,
ये भी कितना हो जाएगा a/2। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सेंटर से कट करती है ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। बोलो अब देखो यही तो चाहिए, ये डिस्टेंस मैं बोलता हूँ ये डिस्टेंस कितना है d, तो cos 30 लगा दो। क्या लगा दो cos 30। समझ में आया? cos 30 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ही तो चाहिए। बेस कितनी है a/2 और हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस निकाल दी है। बेस कितनी है a/2। cos थीटा cos 30 की वैल्यू √3/2। सो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया a/√3। तो ये याद रखना, ये जो सेंट्रॉइड से डिस्टेंस होती है किसकी, अभी हमारे आगे वीडियो में भी काम आएगी, a/√3। क्लियर है? तो सब जगह, क्योंकि हर एंगल कितना है 120, सब एंगल कितना है 120। क्लियरिटी है? देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये सेंटर, सब फोर्सेस की वैल्यू कितनी है सेम है, और ये एंगल भी कितना है 120 120 120, और डिस्टेंस भी कितना है सेम है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। अब चाहे आप इसके कंपोनेंट ले लो, x एक्सिस में y एक्सिस में, सबको जोड़ोगे तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ समेशन ऑफ f ऑफ x भी कितना आएगा 0, और समेशन ऑफ फोर्स ऑन द y तो भी कितना आएगा 0, तो नेट कितना हो गया 0। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है आपको? यस और नो? सो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। अभी कूलम्स लॉ पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ इसकी बात की हुई है एयर में। अगर हम दूसरे मीडियम में जाएंगे तो अभी हम रिलेटिव परमिटिविटी की भी बात करेंगे, इस पे और क्वेश्चंस भी लेंगे हम, टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, कूलम्स लॉ को फिर से पढ़िए, पूरा वीडियो जो भी आपने नोट्स बनाए रिवाइज करिए, और इस तरीके के अपनी एनसीईआरटी या अलग अलग किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए। टिल देन हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय।